Hello dear students, welcome to the channel #StudyVista 2021। और जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं ग्रेजुएशन मैथ्स, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। हम सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, विच इज़ पावर सीरीज। इस नाम से उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। And chapter number 2 Bessel's equation and function which is special functions and integral transforms, इस नाम से हमारी प्लेलिस्ट चैप्टर 2 के लिए भी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। सो आपको अगर इस हमारे चैनल का कोई भी टॉपिक अगर आपको देखना हो तो जस्ट आप उसको टाइप करें और लिख दें बाय #StudyVista 2021, तो आपको वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 में आज हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज फर्स्ट के एग्जाम्पल से पहले जो पूरे कंसेप्ट है ना, सभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेजेंड्रेज इक्वेशन देखेंगे क्या होता है, सोल्यूशन देखेंगे उसका, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस y1 x एंड y2 x इसी के अंदर आता है। लेजेंड्रेज पॉलिनोमियल देखेंगे, रोड्रिग्यूज फॉर्मूला, derivation of Legendre's polynomials from Rodriguez formula, and at the last generating function of p and x। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 Legendre's इक्वेशन। देखिए अब देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमने पहले किया था, दैट वाज बेसल्स इक्वेशन, और ये क्या है, Legendre's इक्वेशन। तो देखिए ये भी क्या होगी, टाइप की इक्वेशन ही होगी। जिन लोगों ने जिन स्टूडेंट्स ने जो पहली वीडियोस हैं हमारी वो देख चुके हैं, वो उनको डिफरेंस बिल्कुल इजीली क्लियर हो गया होगा कि इसमें और उस फॉर्म में डिफरेंस क्या है। देखो d2y/dx के उसमें भी है, dy/dx उसमें भी है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर की ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी और वो भी। वहाँ पे कोफिशिएंट था x², यहाँ है 1 - x²। देखो जितना आप रिलेट करके पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। वहाँ x² d2y/dx² था, यहाँ क्या है 1 - x² इंटू d2y/dx² है, ठीक है। वहाँ dy/dx के साथ क्या है x, यहाँ क्या है माइनस का 2x। वहाँ क्या था x² - n² इंटू y, यहाँ क्या है n+1 इंटू y इज इक्वल टू 0, ठीक है। जितना आप कंपेयर करके पढ़ेंगे आप उतना ही इजीली जो चीज़ों को हैं वो समझ पाएंगे। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आई थिंक आपको याद होगी, ठीक है। जो बेसल्स इक्वेशन थी वो किस टाइप से थी, x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² - n² इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते थे कौन सी इक्वेशन, बेसल्स इक्वेशन। लेजेंड्रीज में देखो बिना देखे भी आप लिख सकते हो, अगर आप एक बार पढ़ चुके हो तो आप उसको लिख सकते हो। देखो 1 - x² है यहाँ पे, d2y/dx² है यहाँ पे, x की बजाय क्या आएगा -2x आएगा, dy/dx आएगा प्लस n इंटू n+1 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये है हमारी बेसल्स इक्वेशन एंड दिस इज अवर लेजेंड्रीज इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको दोनों याद भी होंगी। मैंने ये लिखा क्यों है, आपको याद करवाने के लिए, जहाँ पे n एक ऐसा पैरामीटर है जो कि रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। ये हमने देख लिया क्या होती है इक्वेशन। अब हम आगे चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। देखो सोल्यूशन हम करेंगे पावर सीरीज के मेथड से। अगर आपने चैप्टर 1 देखा है तो ही आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो मैं यही चाहूँगी कि आप सीक्वेंस में अगर चैप्टर्स को करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि ये चीज़ें रिलेटेड हैं आपस में। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि ये क्या कर दिया एकदम से, तो आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए सोल्यूशन ऑफ लेजेंड्रीज इक्वेशन, ये क्या है, इक्वेशन है, दिस वन इक्वेशन उठा के लिख दी इसने। एन क्या है, कोई पैरामीटर है, रियल नंबर। देखिए हमें निकालना है इसका सोल्यूशन। अब देखो इसका सोल्यूशन इसने लिख दिया x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। तो वही मैंने अभी बताया है कि इसकी वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने देखा है तो आपको याद आ गया होगा हम क्या करते थे ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। जो d2y/dx² के साथ था कोफिशिएंट वो 1 होता था,
जो dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होता था उसको हम p ऑफ x मानते थे, और जो y के साथ का कोफिशिएंट होता था उसको हम मानते थे q ऑफ x। ध्यान से समझिएगा, px qx, अगर ये दोनों उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है दोनों, तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट बन जाता है? ऑर्डिनरी पॉइंट बन जाता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट बन जाता है? ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, तो इतना ही डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल डीपली मैं करा चुकी हूँ, आप वहाँ जाके वीडियो में देख सकते हैं, उसके बाद बिल्कुल क्लियरली समझ आने लगेगा आपको सब। जहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स दोनों एनालिटिक हैं तो वो पॉइंट क्या बन जाता था? हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट बन जाता था। तो अभी यहाँ पे इसने क्यों कहा कि एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है? इसका एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो सबसे हम भी चेक कर लेते। देखो पेपर में आप ऐसे नहीं लिख के आएंगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा कि हाउ एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, दिस वन, इसका सोल्यूशन निकालना है ना आपको, तो ये है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इसका कोफिशिएंट क्या होता था? 1, तो 1 बनाएंगे, यानी कि इससे पूरी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो क्या आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 0। जो ये चीज़ है ये है हमारी p ऑफ x, ये है q ऑफ x। इस स्टेप के बाद आप ये लिखेंगे कि px इज इक्वल टू दिस एंड qx इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लिखना किस तरीके से है ये हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं, मैं आपको क्या बताऊंगी। अभी हमने देखो मैंने क्या बताया, एनालिटिक कब होगा? जब ये दोनों ही p ऑफ x और q ऑफ x क्या बन जाएंगे? एनालिटिक। एनालिटिक के लिए सिर्फ आपको क्या चेक करना है, उस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा, 1 हो रहा है तो ओके है, क्योंकि कुछ भी हो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो एनालिटिक हो गया x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है x 0 रखने पे। सो q ऑफ x भी हमारा क्या है? एनालिटिक है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, एज बोथ p ऑफ x एंड q ऑफ x आर एनालिटिक, एनालिटिक एट x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। सो आई होप आपको पता चल गया आपको क्या लिखना है। डायरेक्टली नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि उसमें मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप एक्सप्लेन कर ही दीजिए ना उसको, और भी क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ आपको आता है। अब देखिए हम सोल्यूशन हमेशा से क्या करते हैं? मान के चलते हैं। जब बेसल्स इक्वेशन में उसमें भी हमने क्या किया था? मान के चले थे। y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू द पावर m प्लस r। बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो हम पीछे की थी हमने। फिर हमने क्या किया था? आई होप यू रिमेंबर, dy बाई डी एक्स निकालना हमने, यानी कि इसका जस्ट डेरिवेटिव। तो कॉन्स्टेंट है ए आर, तो हमने एज इट इज रख लिया। एक्स रेज टू द पावर m प्लस आर का डेरिवेटिव क्या होगा? m प्लस आर एक्स रेज टू द पावर m प्लस आर माइनस 1। सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? और समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए आर m प्लस आर माइनस 1, यानी कि पावर नीचे आ गई और x की पावर क्या बच गई? m प्लस आर माइनस 2। इन तीनों वैल्यूज को उठा के हम कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन के अंदर। सो देखिए दिस इज द इक्वेशन। उसके बाद आपको पता है हम पहले तो इनको रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको खोल देंगे, यानी कि पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो 1 किया तो ये चीज़ आ गई, एक्स स्क्वायर को अंदर लेके गए तो यहाँ पे स्क्वायर 2 पावर और माइनस 2 कट गई, तो m प्लस आर रह जाएगी, वो कि ये चीज़ है। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ लिख दी, ये चीज़ यहाँ लिख दी। उसके बाद का आपका काम क्या होता है? सभी पावर्स को इक्वल बनाना। इक्वल मीन्स सभी पावर्स को m प्लस आर बनाना। ठीक है, सभी पावर्स को क्या बनाना? m प्लस आर। अब देखिए इसने इस स्टेप के बाद क्या होगा, देखिए अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूँगी आपकी। देखो एक्स रेज टू द पावर m प्लस आर, m प्लस आर, m प्लस आर सब हैं। इसने क्या किया? इन तीनों को ए आर और एक्स रेज टू द पावर m प्लस आर इसने लिया कॉमन, ठीक है, और बाकी टर्म्स को इसने अंदर रख लिया। ठीक है, जो ये वाली चीज़ एक्सपेंड की हुई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म की वजह से आई है। इसने क्या किया? पहले आप जो हम पहले से करते आ रहे हैं ना उस चीज़ से आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए एक बार टर्म लिख लेते हैं हम, कौन सी है। दिस टर्म इज समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस आर माइनस 1
ए आर एक्स रेज टू द पावर एम प्लस आर माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसकी पावर को किस में चेंज करते हैं, m प्लस आर पावर के अंदर। तो आपको पता है ऐसा करने के लिए जहाँ जहाँ r माइनस 2 है वहाँ वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, r, यानी जहाँ जहाँ r है, दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, जहाँ जहाँ r है वहाँ कर दीजिए r प्लस 2। आई होप आई एम क्लियर, r है वहाँ वहाँ कर दीजिए r प्लस 2। सेकेंड चीज़ हम क्या देखते हैं, जब r 0 रखते हैं तो यहाँ पावर आ जाती है m माइनस 2। सो जो x की पावर है m प्लस आर, तो r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की जाए कि वैल्यू आ जाए m माइनस 2। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस 2 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, माइनस 2 से। सो इसको चेंज करके आप कैसे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी। ये पावर सीरीज है, चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए कंसेप्ट दोबारा बता रही हूँ। r इज इक्वल टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी एंड r है वहाँ r प्लस 2 करना है, तो आप ये करेंगे, r है r प्लस 2 तो ये r प्लस 1 हो गया, माइनस 1 भी है ना, और a r माइनस 2 हो गया एंड x रेज टू द पावर m प्लस r हो गया। ये चीज़ हो गई, सॉरी जहाँ जहाँ आ रहा है आर प्लस टू। ठीक है, सो ये चीज़ आ जाएगी आपकी टर्म। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अब सारे इंडेक्स जब 0 से स्टार्ट हैं, देखिए सारे ही इंडेक्स 0 से स्टार्ट हैं, तो आप कोशिश करेंगे ये भी कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो। तो इसने क्या किया, इसने ओपन कर दिया इसको। ओपन मतलब माइनस 2 वैल्यू रख दी, माइनस 1 वैल्यू रख दी, वो तो टर्म्स अलग निकाली और इंडेक्स को शुरू कर दिया r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। हम कर सकते हैं, जब माइनस 2 पुट करेंगे r की जगह तो ये m आएगा, यहाँ माइनस 2 पुट किया तो क्या आएगा, माइनस 1, यहाँ माइनस 2 किया तो आएगा a नॉट एक्स रेज टू द पावर m माइनस 2। ठीक है, माइनस 1 रखेंगे तो लिख देती हूँ मैं फटाफट, m प्लस 1 m a1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1। बाकी का आपको समेशन रखना है, खोलना नहीं है, ताकि ये सबका सेम हो जाए। m प्लस आर प्लस 2 एज इट इज ही रखेंगे आप, तो m प्लस आर प्लस 1 ए आर प्लस 2 एक्स रेज टू द पावर m प्लस आर। ठीक है, इस टाइप से इसने इसको सोल्व किया है। उसके बाद हम इतना सब सोल्व करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे स्टेप नंबर, इस स्टेप पे आ जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं, तो इतना सब हम सोल्व कर चुके हैं। अब देखिए आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, अब आपको क्या करना होता है, आपको पता है जो स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट है ना, स्मॉलेस्ट पावर का कोफिशिएंट है, उसको 0 पुट करते हैं आप। तो स्मॉलेस्ट पावर जो है ये एक्स की पावर m माइनस 2 आई है, उसका कोफिशिएंट यानी कि m इंटू m माइनस 1, इसको 0 पुट करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 1। अब ये भी हम देख चुके हैं इसको कैसे सोल्व करना है, दोनों ही अलग अलग हैं एंड डिफर्ड बाय एन इंटीजर, इनमें एक इंटीजर का डिफरेंस है। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। तो इस टाइप के केसेस में हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं, वहाँ से जैसे कि a1 नॉन 0 है तो m इंटू m प्लस 1 0 है, एट m इज इक्वल टू 0। ठीक है, m जब 0 है तो m इंटू m प्लस 1 0 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर m प्लस आर। उसके बाद ये सब करके उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम m की वैल्यू हमें मिली गई, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, r प्लस 2th जो टर्म है उसको a rth के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं a r प्लस 2 को a r के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ तक का एक बार ब्रीफ ले लेते हैं हम। पहले अपने x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट दिखाना है, y की वैल्यू अज्यूम करनी है, dy बाई डी एक्स निकालना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। उसके बाद इन वैल्यूज़ को पुट करके और यहाँ तक पहुँचना है। स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट को 0 करेंगे, m की वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद m की वैल्यूज़ आएंगी तो ये तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये वैल्यू ही 0 हो रही है। तो उसके बाद लास्ट हमारा काम क्या होता है कि एक्स रेज टू a r प्लस 2 का कोफिशिएंट उसकी वैल्यू a r के टर्म में निकालनी होती है। उसके लिए जो लास्ट कोफिशिएंट है ना, उसको जो लास्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को, इस पूरे को आपको किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0 के। तो वहाँ से a r प्लस 2 को हम a r के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट्स निकालेंगे, a2 a3 सबको a0 और a1 के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको पता है, a0 a2 को a0 के टर्म्स में, a2 कैसे आएगा जब r को क्या पुट करोगे, 0,
A3 कैसे आएगा जब r को पुट करोगे 1, फिर r को 2, एंड ऐसे कैसे हम क्या कर लेंगे, सारे ही हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इन वैल्यूज़ को, अब जाहिर सी बात है जब सारे कोफिशिएंट ही आ गए तो हम क्या करेंगे, उनको इसमें पुट करेंगे ना, जो हमने एज्यूम किया है। ये क्या है, जैसे इसका खोला हुआ है, इसको, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसको समेशन के फॉर्म लिख दिए, खोल के दिया, तो A0, A2, A3, A4 सबकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ठीक है। सो इसने अब इस स्टेप में इसने क्या कर दिया, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया, मतलब A0 वाले टर्म्स को में से A0 कॉमन लेके अंदर वाला लिख दिया, प्लस A1 और बाकी को अंदर लिख दिया, ठीक है। और इस टाइप की सोल्यूशंस क्या होते हैं, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनका y इज इक्वल टू A0 y1x प्लस A1 y2x, ठीक है। ये आप डिस्कस कर चुके हैं हम पहले। तो y1 क्या होता है, इसमें इवन पावर्स हैं, और y2 में क्या है, ओड पावर्स हैं। अब आपको पता है कि m इज इक्वल टू 0 के लिए हम निकाल रहे थे, अब m इज इक्वल टू 1 के लिए वी गेट द सोल्यूशन y2 ही मिलेगा, यानी कि दोबारा y2 ही मिल रहा है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम y2 इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। सो दोनों ही क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस हैं फॉर m इज इक्वल टू 0, यानी कि ये है हमारा सोल्यूशन। कहने का मतलब है ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, एक टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। आगे देखो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला आपको पता है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1/cm, चैप्टर 1 में हमने किया था, जो बल्कि फर्स्ट ही लेक्चर में हमने किया है चैप्टर 1 के। सो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब cm प्लस 1, अब cm प्लस 1 की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो cm प्लस 1 की वैल्यू अगर आपने रख दी तो n माइनस 2m, n प्लस 2m प्लस 1 बाय 2m प्लस 1 2m प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसने आगे क्या किया, अब लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब पूरी ही इक्वेशन को इसने क्या कर दिया, 2m से डिवाइड कर दिया, और फिर लिमिट जब हम इन्फिनिटी m को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो हमारी रेडियो 1/r इज इक्वल टू 1, यानी कि r भी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, यानी कि r भी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब देखिए, अब r अगर 1 के इक्वल आ गया तो सिमिलरली वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर y2 के लिए भी निकाल सकते हैं। हमने किसके लिए निकाला, y1x के लिए, ये हम किसके लिए निकालेंगे, y2x के लिए निकालेंगे तो भी 1 होगा। दैट इज द जनरल सोल्यूशन। ये आपको पता नहीं कैसे आई, cm प्लस 1 मतलब m प्लस 1th टर्म जब आप निकाल लेंगे ना तो ये आएगी, mth टर्म निकालेंगे तो ये आएगी, इसलिए इसने ये रखा है। अब आगे देखिए, y1 के लिए भी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है और इसकी भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है और इसकी भी 1 है। अब आगे देखिए, इसका मतलब देखिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब ही क्या होता है, यानी कि वो सारे पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जिन पॉइंट्स के लिए ये जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। जिन जिन वैल्यू के लिए, जिन जिन x की वैल्यू के लिए सॉल्यूशन कन्वर्जेंट है उसकी रेडियस, उन सबको मिला लेते हैं ना हम, एक जगह रख लेते हैं, तो उसकी जब रेडियस निकालते हैं तो दैट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर 1 है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, सो x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 के बीच में रेडियस 1 है, तो पूरी यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा ना, ठीक है। सेंटर अगर 0 है, रेडियस 1 है, तो -1 से 1 तक वैल्यूज हो सकती हैं किसकी, x की। तो इसने वही कहा है कि जनरल सोल्यूशन कन्वर्जेंट कब होगा, जब x -1 और 1 के बीच में होगा। इसने इक्वल नहीं लगाया, याद रखिएगा। बाउंड्रीज हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बाउंड्री इंक्लूड नहीं करते, उससे छोटा, उससे कम। सो 4 -1 से और 1 के बीच में, ठीक है। बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं इन दोनों टॉपिक्स को। अब आगे देखिए, इसको मैं थोड़ा फटाफट करा देती हूँ, पता होना चाहिए आपको, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। y1 ये आया था आपके पास, y2 आपके पास ये आया था। अब दिस पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, ये क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल सोल्यूशन जिसमें a0 और a1 को इस टाइप से चूज किया जाए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 के ऊपर 1 हो जाए। लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बताती हूँ मैं। ऐसा पॉलिनोमियल सोल्यूशन जिसमें a0 और a1 को इस टाइप से चूज करें हम कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाए 1, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब
देखिए रोड्रिगेज फॉर्मूला है, हमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल है। आपको प्रूव करना है पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर n एन द डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n का। एक बार और बोलती हूँ मैं, आपको याद भी हो जाएगा, फिर हम लिख के भी देखेंगे। पी एन एक्स इज इक्वल टू, पी एन एक्स क्या है हमारा, लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल है। देखो इसको डिनोट किया इन्होंने, पी एन एक्स से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर n डी रेज nth डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n का। प्रूव क्या करना है आपको कि pn है, pn x जो है वो इस चीज़ के इक्वल है। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्टिंग अगर आपको पता है तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे इजीली। y आपको मानना है ये चीज़, ये आपको मानना है y ये है, y ये होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, n नीचे इसकी पावर n-1 और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x। डेरिवेटिव आपको आता है, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2nx और यहाँ n-1 की बजाय पावर क्या होगी n, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है। फिर ये चीज़ तो y के बराबर है तो इसने y रख दिया। उसके बाद इसने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह इसने रख दिया y1। तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ रख दिया y1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 2nxy। अब आगे देखिए n+1 टाइम्स लिबनिट्ज थ्योरम से, ठीक है, आई होप आपको ये आती होगी। लिबनिट्ज थ्योरम से n+1 टाइम अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू दिस, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा हमारा, ठीक है। सो ये मैथ भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको लिबनिट्ज थ्योरम खुद से करनी होगी। आई विल डिस्कस लिबनिट्ज थ्योरम इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। सो देखिए इक्वेशन नंबर 1 सजेस्ट दैट y1 इज सोल्यूशन ऑफ लीजेंड्रेज इक्वेशन। इक्वेशन 1 सजेस्ट करती है कि yn सोल्यूशन है हमारा लीजेंड्रेज इक्वेशन का। ध्यान से देखिए yn सोल्यूशन कैसे हुआ, देखो सॉरी इसमें तो है नहीं, जो लीजेंड्रेज इक्वेशन क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ये हम लिख चुके हैं पहले। ये क्या थी हमारी लीजेंड्रेज इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या, ऐसी वैल्यू y की जो इसको 0 बना दे, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, y को अगर हम yn से रिप्लेस कर दें, यानी कि nth डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2, क्योंकि मैंने yn रखा है 2, दूसरा 2 डेरिवेटिव पहले ही हैं, फिर -2x, यहाँ yn+1 हो जाएगा एंड n+1 yn इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बन गई और वही चीज़ क्या है यहाँ है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन बन गया लीजेंड्रेज इक्वेशन इसका। अब देखो बट वी नो दैट कि लीजेंड्रेज इक्वेशन हैज़ Pnx एंड Qnx एज इट्स सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि लीजेंड्रेज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, Pnx और Qnx। बट ध्यान से देखिए yn इज इक्वल टू दिस, yn जो कि क्या है nth डेरिवेटिव है इसका, दिस कंटेन्स ओनली पॉजिटिव पावर्स ऑफ x एंड इफ, देखो ये क्या कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स को कंटेन करके रखता है। जब आपको इसको डेरिवेट करेंगे सिर्फ पॉजिटिव पावर्स आएंगी। एंड इफ फाइनाइट सीरीज सोल्यूशन इज Pnx देन इट कैन बी ओनली सम कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ सी। देखिए इसने क्या कहा कि दिस कंटेन्स ओनली पॉजिटिव पावर्स ऑफ n, इतना आप समझ चुके हैं। एंड इफ फाइनाइट सीरीज सोल्यूशन इज Pnx देन इट कैन बी ओनली सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ c। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा, पीछे हमने क्या देखा कि yn इसका सोल्यूशन है, अब ये कह रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, Pnx और Qnx होता है, ठीक है। अब अगर इसका सोल्यूशन Pnx है और yn भी इसका सोल्यूशन है तो एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल होंगे ना, ये भी सोल्यूशन है वो भी सोल्यूशन है, तो कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। तो Pnx इज इक्वल टू Cyn के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम पहुंच गए यहाँ तक। Cn की इसने क्या कर दी, फिर वैल्यू रख दी, Cn की नहीं सॉरी yn की वैल्यू रख दी, विच इज nth डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किसका, x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n का, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया इसने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि nth डेरिवेटिव किसका हो गया, x माइनस 1 रेज टू द पावर n और x प्लस 1 रेज टू द पावर n का। अब देखो बाकी सब इसने ऐसे चीज़ रखा, अगले स्टेप में इसके nth डेरिवेटिव है ना जो इनका, इसको लिबनिट्ज थ्योरम से खोल दिया। यहाँ तक आ जाएंगे हम।
इन ऑर्डर टू फाइंड सी, अगर हमें सी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स को 1 रखना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन के अंदर रख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, Pn1 जो कि 1 होता है, Pn ऑफ 1 विच इज़ 1, यहाँ एन एक्स को 1 पुट करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे इसको छोड़ के। क्यों इसको छोड़ के 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका है nth डेरिवेटिव। क्या, कौन सा डेरिवेटिव, इसका nth डेरिवेटिव। अगर आप इसका nth डेरिवेटिव कर रहे हो तो nth डेरिवेटिव में x की टर्म बचेगी ही नहीं, जबकि यहाँ x माइनस 1 बचेगा, यहाँ x माइनस 1 नहीं बचेगा। अगर x माइनस 1 नहीं बचेगा तो x को 1 रखने पे 0 भी नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना आप। और इन सब में जब आप डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ इसकी पावर है n और डेरिवेटिव है n माइनस 1th, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं x माइनस 1 तो बचेगा ही बचेगा। तो अगर x माइनस 1 बचा, x की जगह हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 हुआ, तो सारी 0 इसमें नहीं होगा। nth डेरिवेटिव है और n ही इसकी पावर है, तो इसमें x माइनस 1 नहीं बचेगा, तो इसलिए x 1 पुट करने पे 0 नहीं आएगा, जबकि क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि x माइनस 1 रेज टू द पावर n का nth डेरिवेटिव क्या होता है, n फैक्टोरियल। ठीक है, और 2 रेज टू द पावर n कहाँ से आया, यहाँ 1 रख दिया तो 2 रेज टू द पावर n हो गया। तो इन शॉर्ट c क्या आ गया, 1/2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल। c की वैल्यू आई, अब c की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दो। Pn(x) क्या आ गया, 1/2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल, और nth डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर n का। ठीक है, ये क्या है रिजल्ट हमारा, दिस इज द रोड्रिग्यूज फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, हमारे लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल को। ठीक है, अब आगे देखिए, देखो अब एक Qnx भी इसमें टर्म आई थी, इसने क्या कहा था, देखो इसके 2 सोल्यूशन होते, Pnx और Qnx, दोनों इसके सॉल्यूशन होते हैं। इसमें इनको इस टाइप से चूज किया जाता है कि x इक्वल टू 1 रखने पे पॉलिनोमियल 1 बन जाए। ठीक है, और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन, इसमें कहा इसको इस टाइप से चूज करो 1 पे 1 बने, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन हो जिसमें, तो वो हमारा पॉलिनोमियल है Qnx। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा लेजेंड्रेस फंक्शन है जो सेकंड काइंड का होता है, ये फर्स्ट काइंड का, सेकंड काइंड का, दिस इज डिनोटेड बाय Qnx। तो ये दोनों इसका सोल्यूशन होते हैं, बस आप इतना याद रख लो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए दो रहती हैं बस हमारी। सो इसने बस, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसने डराइव करने है, इसका यूज़ करके n को 0 पुट करते जाओ, 1 पुट करते जाओ, 2 पुट करते जाओ, 3 पुट करते जाओ, तो P0x की वैल्यू आ जाएगी, P1x की वैल्यू आ जाएगी, P2x की वैल्यू आ जाएगी, P3x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे है। सो P0x की वैल्यू देखो, एक दो हम निकाल के देख लेते हैं। P0x यानी कि n को 0 पुट करने पे, तो 0 पुट करने पे आ गया 1। P1x मतलब n को 1 पुट करने पे ये चीज़ आ गई, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x, 2 से 2 कैंसिल x। मतलब इसी टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही सिंपल आर्टिकल आप कर सकते हैं, और काफ़ी इनको याद भी रखना होता है आपको, हमारे एग्जाम्पल्स में आगे यूज़ होंगे ये। P0x की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए। P1x की x होती है, P2x की होती है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, इसकी भी याद होनी चाहिए। आप एक बार लिख के देखेंगे, 2-3 बार लिख के देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ये 1, ये x, ये 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, ये 3 तो अभी याद होगी होंगी आपको। 1x 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये भी कर लेते हैं, 1/2 5x क्यूब माइनस 3x, यहाँ 3x स्क्वायर है ना, इससे याद कर लो, यहाँ 3x आएगा। तो 1x 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, 1/2 5x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। अब हम करेंगे हमारा जनरेटिंग फंक्शन, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। जनरेटिंग फंक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरेटिंग फंक्शन हमने क्या निकाला था, बेसल्स फंक्शन के लिए भी निकाला था, और आज हम निकाल रहे हैं हमारा जनरेटिंग फंक्शन Pnx के लिए भी। अब देखिए, टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये हमारा क्या बनाता है, जनरेटिंग फंक्शन लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये वाला, इसके लिए आप क्या करते हो, स्टार्टिंग अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर तक पहुंच पाएंगे। स्टार्टिंग आपको करनी है बाइनोमियल थ्योरम से, यानी कि इसका एक्सपेंशन आपको किसी न किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, तभी तो हमारा आंसर आएगा। इसको सोल्व करना पड़ेगा ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, z को मान लेंगे 2xt माइनस टी स्क्वायर, बाद में मान लेंगे, इसलिए हम पहले 1 माइनस z को सोल्व कर लेंगे। 1 माइनस z को सोल्व करके और z की जगह हम रख देंगे फिर 2xt माइनस टी स्क्वायर, तो यही चीज़ नहीं आ जाएगी। ठीक है,
तो 1 माइनस जेड रेज टू द पावर -1/2, इसका एक्सपेंशन आप उससे करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। सो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो देखिए अब अभी हमने यही डिस्कस किया कि आपको ये नहीं निकालना, आपको ये निकालना है, यानी कि z की जगह क्या पुट करें, 2xt माइनस टी स्क्वायर पुट कर दिया, ये आ गया, यानी कि थोड़ा बहुत हद तक तो ये खुल गया। ठीक है, अब इसको लेकिन यहाँ ये यहीं तक नहीं पहुँचना, हमें आगे भी जाना है। आगे हम क्या करेंगे, 2xt माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर k इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर k, आप कॉमन ले लेना, 2x माइनस टी बच गया, मतलब आपने t कॉमन लिया, बस t अंदर से t कॉमन लिया, तो बाहर आएगा तो t के पावर k होके आएगा, t कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x माइनस टी, पावर है k। आगे देखिए t रेज टू द पावर k और 2x, अब इसने इसको भी क्या कर दिया, बाइनोमियल से क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, सो अगर आपको बाइनोमियल का फॉर्मूला आता है तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। बाइनोमियल का फॉर्मूला इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, जबकि ईजी है और आपको आता भी होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम सॉरी, उससे एक्सपेंड करना। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ 2xt माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर k इन 1 वी हैव, देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, टी रेज टू द पावर k, 2x माइनस टी रेज टू द पावर k, टी रेज टू द पावर k, इसको बाइनोमियल से इसने एक्सपेंड कर दिया। अब आगे सब इसकी वैल्यू को हम रखेंगे 1 के अंदर। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम रखेंगे 1 के अंदर। अब इसमें यानी कि यहाँ पे रख देंगे इसके पावर को, ये रख देंगे, रखने के बाद यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, नहीं यहाँ तक तो इसने एज इट इज़ लिख लिया उसको, ये यहाँ फिर इसकी वैल्यू ये रख दी, देखो एक्सपेंड कर दिया ना, ये एक्सपेंड कर दिया इसने। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमारे रिजल्ट तक पहुँचने ही वाले हम। इन 2 ऑन राइट हैंड साइड देर इज समेशन वेयर k वेरीज फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, मतलब राइट हैंड साइड में एक ऐसा समेशन है विच वेरीज फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, जो 1 ऑनवर्ड्स मतलब 1 से इन्फिनिटी है, कहने का मतलब इसका ऐसा है, एक ऐसा समेशन है जो 1 से इन्फिनिटी तक है। अब आगे देखो, वी ऑब्जर्व दैट k इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2, वी गेट टर्म्स विच विल गिव अस कोफिशिएंट ऑफ t रेज टू द पावर n, यानी कि अगर k इज इक्वल टू n रखते हैं हम, तो हम रख के देखते हैं। देखो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ आप क्या रख दो, n रख दो। तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ अगर आप n रखेंगे तो आपको किसका कोफिशिएंट लेना है, यहाँ पे t रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट लेना है, मतलब t रेज टू द पावर n, देखो यहाँ से मिल जाएगा आपको। जब आप k को 1 रखोगे, k को n रखोगे तो t रेज टू द पावर n ये है, ये भी n होगा, तो 2x रेज टू द पावर n और मल्टीप्लाई में ये क्या है, हमारा कोफिशिएंट बन गया किसका, t रेज टू द पावर n का। ठीक है, किसका कोफिशिएंट बन गया, t रेज टू द पावर n का हमारा कोफिशिएंट बन गया। उसके बाद देखो टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट बन गया। आपको सारे ही क्या करना है, टी रेज टू द पावर n का ही कोफिशिएंट निकालना है, क्योंकि उसके साथ हम क्या रखें, हमें बस वही चाहिए। ठीक है, ये आपको आगे और भी क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालना है फिलहाल। तो आप ये सोच के हम क्या करेंगे, इन सबको निकाल लेंगे। अब यहाँ से तो हमारे पास टी रेज टू द पावर n का क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। अब अगली बारी है, हम क्या करेंगे, n को n-1 पुट करेंगे, k को n-1 जैसे ही पुट किया, n-1 प्लस 1 कट के n रह गया बस। तो इसका मतलब ये और ये इसकी मल्टीप्लाई में ये भी उसका कोफिशिएंट है, बशर्ते हम k की वैल्यू को क्या रख दें, n-1। तो n-1 रखेंगे तो 2n-3 हो जाएगा, 2n-3, यहाँ 2n-2 हो जाएगा, यहाँ n-1 हो जाएगा, यहाँ k की पावर n-2 हो जाएगी। ये हमारा क्या बन गया, कोफिशिएंट बन गया। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे हैं। जब आप n-2 रखेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये बाहर है, ये हर किसी टर्म के साथ है, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए इसने बाहर लिखा हुआ है इसको। तो जहाँ k को n-2 पुट करके ये भी हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा टी रेज टू द पावर n का। इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट निकाल लेंगे टी रेज टू द पावर n का, सो एंड सो ऑन। यानी कि अब इसने क्या किया, कॉमन लेना था जो वो ले लिया, अंदर बच गया सिर्फ और सिर्फ ये पूरा ही हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किसका है, pnx का एक्सप्रेशन है। ये पूरा किसका एक्सप्रेशन है, pnx का एक्सप्रेशन है। दस ये तो सिर्फ क्या है, टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट आया ना, मतलब अब आपको इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टी रेज टू द पावर n pn x। यानी कि जब आप इसको खोल लोगे ना, आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, टी रेज टू द पावर n pn x में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसको खोल लो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर टाइम तो खैर इसमें भी लगेगा, इन्फिनिटी तक है और हमें इतना चाहिए भी नहीं होता,
इसको सिंप्लीफाई किया है हमने इस फॉर्म में। तो ये की बजाय अगर हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1 to infinity t raised to the power n p n x, then this will be equal to summation n is equal to 0 to infinity t raised to the power n p n x। अब इस आप कहेंगे कैसे किया, देखो यहाँ n 1 से स्टार्ट था, n यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें जब आप सोच के देखो, जब आप n 0 पुट करोगे n की जगह तो t की पावर 0 1 एंड p नोट x, और p नोट x क्या आया यहाँ पे p नोट x आया, तो n इज इक्वल टू 1 to infinity आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। p नोट x की वैल्यू आप जानते हैं ना 1 होती है। देखिए p नोट x इज इक्वल टू 1, तो इसलिए आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज कर सकते हैं। सो क्लियरली इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द पावर्स ऑफ t गिव्स लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल्स, हेंस दिस इज कॉल्ड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्रेस पॉलिनोमियल। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने बिल्कुल डीपली डिस्कस किए हैं, बाकी का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।